चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसके सवाल और जवाब देख रहे हैं। यहां पर कुछ चित्र हैं जिन पे हम लौटेंगे जैसे जैसे सवाल और जवाब आते रहेंगे। ये भी चित्र हैं इस चैप्टर से मुताल्लिक। तो पहला सवाल है विच न्यू डायनेस्टी डेवलप्ड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इस पे मैं आपको ले जाता हूं, इसको देखिए आप। ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ईस्टर्न पार्ट पूछा है, क्या है ये? पाल। इसका उत्तर क्या होगा? पालास, पाल। इसका उत्तर होगा पाल। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन? ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन, तो इसमें क्या था कि या तो लोगों ने अपने आप बड़े बड़े नाम रख लिए थे या उनको राजाओं ने दिए थे। तो इसका मतलब है महामंडलेश्वर, ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन, महामंडलेश्वर। हु आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं 17वीं शताब्दी बोलता हूं तो इसका मतलब यह होता है कि आप 1600 से 1700 की बात कर रहे हैं। ओके, जैसे अभी आप 21वीं शताब्दी में है ना, तो 2021 चल रहा है, लेकिन जब तक आप 2100 पे तो पहुंचे नहीं है, इसलिए 21वीं शताब्दी है। तो 17वीं शताब्दी का मतलब 1600 से 1700 के बीच में। तो कौन गिफ्ट लेके आए राजा के पास? उसका उत्तर है सामंतास। अब सामंत कौन थे? सामंत ये थे, जैसे ये किंग है, ये किंग का राज है, उन्होंने क्या किया, एक पोर्शन दे दिया एक सामंत को। अब सामंत के पास सैन्य कौशल, इसके पास सोल्जर, इसके पास वॉरफेयर के सारे सामान, साजो सामान, वो सब होते थे। तो जब राजा को जरूरत पड़ती थी, जब राजा कहीं अटैक करते थे या राजा पे जब अटैक होता था, तो इन सामंतों की जरूरत पड़ती थी। तो राजा इनको एक जगह दे देते थे कि ये आपकी जमीन हो गई, ये भूमि हो गई, इस पे आप टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करिए और अपना भरण पोषण करिए। मतलब इनके पास जो सोल्जर है या उनके पास जो आर्मामेंट्स है, इसके लिए राजा कोई पैसा नहीं देता था, उनको जमीन दे देता था, इसके कर से वो मैनेज करें। तो सामंत ये होते थे, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है चीफटेंस। चीफटेंस। व्हेन वर सामंतास डिक्लेयर्ड महासामंतास? सामंत महासामंत कब बन जाते थे? उत्तर है जब उनके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती थी और वेल्थ आ जाती थी। मैं यहां दोबारा ले जाऊंगा आपको। अब ऐसा हुआ कि राजा ने इनको दे दिया, अब ये इनके पास जमीन है ना, अब इन्होंने और भी जमीन थोड़ी सी अपनी, उनकी ऑलरेडी जमीन थी, फिर ये बहुत पावरफुल हो गए, यानी कि इनकी सेना से ज्यादा पावरफुल सेना इनकी हो गई, क्योंकि सेना तो इनके पास भी है, जबकि ये राजा नहीं है। लेकिन अब इतने पावरफुल हो गए, इतना मान हो गया इनका, इतनी प्रसिद्धि हो गई, इतना इनके पास पावर और पैसा आ गया, सत्ता आ गई, कि नहीं, पावर आ गया कि उनको अब सत्ता की चाह हो गई। तो वो सत्ता के लिए फिर वो सामंता से महासंमंता हो जाते थे, जब उनके पास पावर आती थी और जब उनके पास पैसा आता था। What is the literal meaning of हिरण्यगर्भ? हिरण्यगर्भ भी उत्तर बताने से पहले मैं आपको ये दिखाऊं, ये चित्र है हिरण्यगर्भ का। ये हिरण्यगर्भ का मतलब ये होता है सोने का गर्भ, गोल्डन वूम। जैसे हमारी माता जी है, हम जब पैदा हुए तो हम उनके कोख में पले, कोख को कहते हैं वूम। हम वहां, हमारे जो 9 महीने वहां पूरे होते हैं वो वूम में होते हैं। तो हिरण्यगर्भ का मतलब होता है, इसे हिरण से आप रिलेट तो कर सकते हैं, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं होता है। हिरण्यगर्भ का मतलब यह है कि ऐसी कोख जो सोने की बनी हो, गोल्ड वूम, गोल्डन वूम। तो इसका उत्तर है सी, गोल्डन वूम। फ्रॉम whom was the revenue also collected? रेवेन्यू किस किस से लिए जाते थे? रेवेन्यू तो सभी से लिए जाते थे, लेकिन जो आपके चैप्टर में दिया है कि जो व्यापारी गण थे उनसे भी, मतलब सबका बताया इन्होंने चैप्टर में, साथ में ये भी दिया कि आखिर में एक लाइन लिखी है कि ट्रेडर्स से भी लिए जाते थे, मतलब व्यापारियों से भी लिए जाते थे। इसका उत्तर है व्यापारी, ट्रेडर्स। व्हाट इज वेट्टी? वेट्टी क्या है? वेट्टी ये एक प्रकार का टैक्स था। जो चोल राजा थे ना, उनकी एक हमें लिखित वो इंस्क्रिप्शन मिला है, और उस इंस्क्रिप्शन में 400 से ज्यादा टैक्सेस उसमें लिखे हुए हैं, 400 से ज्यादा। यानी अगर आप ताड़ के पेड़ पे चढ़ रहे हैं
तो उस पर सीढ़ी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी टैक्स। तो वेट्टी एक ऐसा टैक्स होता था, वेट्टी का बता देता हूं, वेट्टी वो टैक्स होता था जिसमें आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, आप बस आइए और उनका जो भी काम है, जैसे जमीन पे काम है या कोई भी काम है, आप आके अपना बेगारी कीजिए, यानी आप अपना श्रम दीजिए और आपको पैसे नहीं मिलेंगे इसके। इसे वेट्टी कहते थे, जो उसको आप टैक्स कहेंगे। टैक्स का एक रूप था। What was the use of money collected from taxes? तो जो भी टैक्स आता था, जितने भी राजा थे वो टैक्स तो कलेक्ट करते थे। अब जैसे मैंने बताया बड़े छोटे छोटे टैक्स होते थे, यानी कि अगर आपने घर में छज्जा लगाया तो भी उसका टैक्स लगता था। तो इसके लिए सारा ही इसका उत्तर, एक तो जो भी राजा के एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब राजा का खजाना समझ लीजिए पहले तो। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट, तो जितने भी मंदिर बन रहे हैं और दुर्ग बन रहे हैं, राजा के का किला, उसमें पैसा लगता था इस। और वॉर, जैसे कोई इलाका है, उन्हें पता है कि अगर हम इस इलाके पे आक्रमण करें और इसे जीत लें तो इसमें जो व्यापारिक मार्ग है और यहाँ की जो मंदिर है वहां से हमें पैसा मिल जाएगा, क्योंकि मंदिर बड़े रिच हुआ करते थे उस जमाने में। तो वहां पर जाके लड़ाई करने के लिए भी यही टैक्सेस से पैसा आता था। तो ऑल ऑफ दीज है इसका उत्तर। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर रिक्रूटेड फ्रॉम। अब वो लोग, अब टैक्स कलेक्ट करना है तो कुछ लोग होने चाहिए। ये लोग कौन होते थे, कहां से आते थे? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं चाइना का। चाइना में जो तंग डायनेस्टी है, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है उस जमाने में, वो लोग बकायदा लिखत पढ़त से आते थे, यानी कि उनका सिलेक्शन होता था। ब्यूरोक्रेसी वाले सिलेक्शन होता था। लेकिन हमारे यहां क्या होता था कि जो भी बड़ी फैमिली है, कोई धन संपन्न भूस्वामी फैमिली है, यानी इन्फ्लुएंशियल फैमिली, जिनका इन्फ्लुएंस है, जिनका प्रभुत्व है, प्रभाव है, उनकी फैमिली से ऐसे लोग लिए जाते थे जो टैक्स कलेक्ट करें, रेवेन्यू कलेक्ट करें। इसका उत्तर क्या हो गया? इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। डी कर दीजिए इसको। प्रशस्तीज टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज। तो प्रशस्ति बताते थे कि वो बहुत बड़े लीडर हैं, नेता हैं, बहुत जबरदस्त योद्धा हैं, वॉरियर है, बहुत कुछ अचीव कर रखा है उन्होंने। तो इसका उत्तर होगा वेलिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स। देखिए, अगर आप ऑल ऑफ दीज करेंगे ना, मैंने तीनों बता दिए आपके, लेकिन होता यह था कि जो प्रशस्तियों में अगर आप हमें जितनी भी मिली है उसमें मोस्टली इनको बता दिया जाता था कि ये वॉरियर है, योद्धा है, हमेशा जीतते हैं। तो ये तो सब में कॉमन है, इसीलिए हमने इसको ये लिया हुआ। इन विच लैंग्वेज वॉज दी प्रशस्ति फाउंड इन ग्वालियर रिटन। अब मैं आपको जरा यहां बताऊं, ये है गुर्जर सम्राट नागभट्ट प्रतिहार। इनकी एक प्रशस्ति मिली है, गुर्जर सम्राट नागभट्ट प्रतिहार, इनका दिमाग में डाल लीजिए, ग्वालियर। तो इनकी जो प्रशस्ति मिली है वो संस्कृत में लिखी गई थी, संस्कृत में। हु वॉज नागभट्ट? नागभट्ट भी देख लीजिए, नागभट्ट साहब, छोटा करता है इसको, नागभट्ट है यहां पे, यही नागभट्ट, तो यही है। हु वॉज नागभट्ट? नागभट्ट कौन साहब थे? नागभट्ट जो थे प्रतिहार किंग थे, इनके नाम में ही लिखा हुआ है, गुर्जर सम्राट नागभट्ट प्रतिहार के थे। ब्राह्मणास वेर रिवार्डेड बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड रिकॉर्डेड ऑन। अब होता यह था कि जैसे ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण उस जमाने में बड़ी इज्जत थी उनकी, क्योंकि ये संस्कृत जानते थे, ये सारी पूजा अर्चना करते थे, और भगवान के नाम से, या फिर आप इमोशन, किसी को भी इमोशनल कर सकते हैं, आज जैसे होता है, भगवान के नाम पे पूरी सत्ता चल रही है। तो भगवान का जो भी मतलब जो से रिलेटेड, जो उनकी पूजा अर्चना से जो ब्राह्मण थे, वो जो ब्राह्मण थे उनको शासक, क्योंकि वो उनकी शरण में तो थे ही थे, क्योंकि रिचुअल करेंगे, जैसे अश्वमेध होता था और हिरण्यगर्भ होता था, उसके लिए राजा करवाते थे ये सब। तो इन पुरोहितों को, इन प्रीस्ट को ये जमीन दे देते थे कि ठीक है साहब, ये जो जमीन है ना ये आपकी, लेकिन ये जो जमीन है ये इनको किस में लिख के देते थे? ये कॉपर प्लेट्स में लिख के देते थे, कॉपर प्लेट्स, ताम्र पत्र बोलते हैं या कांस्य पत्र बोलते हैं इसको। द पर्सन हु रिसीव्ड द लैंड कुड कलेक्ट टैक्सेस ऑन। जो लोग, जिनको टैक्स, हु रिसीव द लैंड, तो जिसको जगह मिल गई कि भाई आपको ये जगह दे दी गई, राजा ने दे दिया, किसी ने दे दी, तो ये किस किस पे टैक्स कलेक्ट कर सकते थे?
उत्तर है ये किसी पे भी, पान के पत्तों पर, अगर कोई कपड़ा बुन रहा है उस पर, बुने हुए कपड़ों पर, कोई यातायात के साधन है उन पर, तो सभी पर टैक्स कलेक्ट किए जा सकते थे। हु इन्वेडेड दी सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात? अब आपको मैं दिखाऊं कि सोमनाथ टेम्पल कहां है, उन साहब का चित्रण भी दिखा देता हूं आपको। यह है सोमनाथ टेम्पल। होता था इस जमाने में कि टेम्पल जो थे सबसे अमीर जगह होते थे, सबसे ज्यादा पैसा यही होता था। तो ये बात सब हिंदुस्तानियों को तो पता थी, तो वहां के राजा भी एक दूसरे पर अटैक करते थे और उनके जो टेम्पल है उनको उनसे को नुकसान पहुंचाते थे, या कहें उससे पैसे चुराते थे या पैसे ले जाते थे। ये बात बाहर के लोगों को भी पता चली। तो यहां पर अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, वहां के शासक हुए महमूद गजनवी। ये साहब महमूद गजनवी है। तो ये आए थे, ये हर साल, ऑलमोस्ट हर साल जो है हिंदुस्तान पे आके अटैक करते थे और कोई ना कोई मंदिर से ये पैसा लेके चले जाते थे, जैसे यहां पर भी हो रहा था। तो महमूद गजनवी नाम है इनका। तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, महमूद गजनी। अब इसका जो चैप्टर है उनका अलग नाम है, ठीक, महमूद। तो महमूद गजनी, महमूद गजनवी, ये सब एक ही आदमी है। हु रूल्ड इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में कौन रूल करता था, देखेंगे जरा। ये है तमिलनाडु। कौन लोग रूल करते थे इस जमाने में? चोल करते थे। तो ये जो सारे हैं ना, विजयालय, और इनके पहले सबसे पहले विजयालय आए, उसके बाद राज प्रथम, और उसके बाद एक और साहब आए, राजेंद्र वन। ये है राजेंद्र वन। तो ये राजेंद्र वन हो गए, ये हो गए आपके सबसे पहले विजयालय का नाम याद रखिए, फिर राजवन, और तीसरे नंबर पे आप इनको लाएंगे राजेंद्र प्रथम। ये चोल राज्य थे, सब चोल। फ्रॉम उरैयार टू तंजावुर, मुतैयार हेल्ड पावर इन दिस डेल्टा रीजन। अब कहानी कुछ इस तरीके से है, जो चैप्टर में बताई गई है वो ये है कि ये जो इलाका था, ये कावेरी वाला डेल्टा, ये बड़ा संपन्न था। तो यहां पर जो मुटैयार थे, ये लोग एक तरीके से, छोटा इनका अस्तित्व था लेकिन ये इसमें शासन करते थे। फिर आए आपके, जो सबसे पहले मैंने विजयालय का नाम लिया, उन्होंने इनको हराया और फिर कब्जा कर लिया उस डेल्टा पे। कौन सा डेल्टा? कावेरी डेल्टा। और तभी से शुरुआत हुई चोल शासन की। अब इसमें हम नाम जोड़ेंगे, ठीक, कौन कौन से नाम है, पहले मैं आपको इनके चित्रण भी दिखाऊंगा। त्रिभुवन चक्रवर्तिन, अब इसका मतलब क्या है? त्रिभुवन, थ्री से दिख रहा है आपको, तो यहां पर देखिए थ्री कहां दिख रहा है, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। तो इसको इनसे मैच करा दीजिए। अल बरूनी, इसका नाम जो एक्चुअल नाम में दिखा देता हूं, ये ऐसा नाम नहीं है, गलत दिखा हुआ है शायद। इनका नाम था अल बिरूनी। तो ये अल बिरूनी ने क्या किया था? ये अरबिक स्कॉलर थे, विद्वान थे, अरेबियन विद्वान थे, जिनको महमूद गजनवी साहब ने कहा था कि ऐसा करिए, मैं जहां पर अटैक कर रहा हूं वो लोग हैं कौन, कॉन्कर कर रहा हूं जिनको, वो लोग हैं कौन, इनके बारे में हमें बताइए। तो अल बिरूनी साहब ने इनके लिए एक किताब अल हिंद, ये पुस्तक लिखी, और या कहे वृतांत लिखा, जो आज हिस्टोरियन जिनके लिए बहुत बहुत बड़ी एक सोर्स है ये। अल बिरूनी हो गए। उर क्या था? उर का मतलब ये है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन था, पहले मैं आपको सारे कर देता हूं। इसमें मूवेंदवेलन, इसमें भी ग्रेट लॉर्ड ऑफ रीजन कहीं आएगा। महामंडलेश्वर कौन थे? तो ये उर जो था, ये था कि भाई जहां पर गांव के लोग रहते हैं, किसान, और किसान अच्छे वाले किसान, तो मतलब ठीक ठाक, जिसे कहें कि जो पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले नहीं लेकिन वो वाले लोग हैं। अब पीजेंट सर्विंग थ्री किंग्स, तो इसका नाम था मूवेंदवेलन, ये हो गया। वेलन वगई क्या हुआ? तो एक तो देखिए महामंडलेश्वर, और ये दोनों मैं आपको इसको रिलेट करके बताता हूं, आंसर अपने पास है। तो जो त्रिभुवन चक्रवर्तिन है, त्रिभुवन से क्लियर हो गया ना कि ये तीन जगह के, तीन वर्ल्ड के
राजा एक तरीके से, लॉर्ड है। अल बिरूनी मैंने आपको बताया कि भाई अरबिक स्कॉलर थे, और मतलब जहां पर किसान रहते थे। तीन राजाओं के जो पीजेंट थे, ऐसे ऐसे भूस्वामी, बड़े भूस्वामी, जो 3 राजाओं को, अब इसमें हमने जो संगम साहित्य पढ़ा है उसमें हमने सब देखा है कि भाई सीसीपी, चेल चोर पांड्या, उनके लिए मुवेंद वेलन ये हो गए। अब वेलन वगई मतलब ये है कि जो नॉन ब्राह्मण्स थे, ऐसे जमीन जो ब्राह्मण्स की नहीं थी, वो है वेलन वगई। महामंडलेश्वर तो मैंने बताया आपको कि किसी एक रीजन के, एक जगह के बहुत बड़े लॉर्ड, सरदार, राजा, किंग नहीं, राजा। डैश डिफीटेड मोहम्मद गौरी, तो इनका पहले चित्र दिखाऊंगा फिर वहां जाऊंगा। अब आपको चित्र से ही पता चल जाएगा आंसर क्या है। कौन साहब है ये? मोहम्मद गौरी के साथ कौन है ये? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये ध्यान रखिएगा, 3 है। हु रोट किताब अल हिंद, किसने लिखी? ये है किताब अल हिंद। किताब अल हिंद किसने लिखी? अल बिरूनी। उत्तर लिखिएगा अल बिरूनी। गुर्जर प्रतिहार डैश एंड डैश फॉट दी ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल, ये त्रिदलीय संघर्ष था, और ये इलाका था, मैं आपको दिखाऊंगा, इससे भी आपको पिक्चर से ही क्लियर हो जाएगा। ये था कन्नौज के लिए लड़ाई। तो कौन कौन लड़ रहे थे इसके लिए? कौन कौन थे इसमें? एक तो गुर्जर प्रतिहार तो थे ही, राष्ट्रकूट भी थे, चाहमान थे या ये पाल थे? तो इसका उत्तर है राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। कौन कौन से हो गए? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल। टेम्पल एट तंजावुर वॉज फॉर गॉडेस। तंजावुर में जो बनाया गया था वो था निशुंभ सूदिनी। मैं आपको दिखाता हूं, वो ये है वो निशुंभ सूदिनी। ये इस टेम्पल की बात हम कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ उर फॉर्म लार्जर यूनिट्स, यानी कि जब उर जहां पर किसान रहते थे, अगर इसको 1 2 3 ऐसे करके ग्रुप बना दिया जाए तो इसको क्या कहते थे? नाडू। क्या कहते थे? नाडू। मोस्ट ऑफ दी ब्रह्मदेय लैंड वॉज इन डैश वैली। ब्रह्मदेय का मतलब ये होता था कि जो ब्राह्मण्स को दी गई जमीन है, बहुत सारे ब्राह्मणों को बहुत सारी जमीन दी गई, राजाओं द्वारा, शासकों द्वारा और लोगों द्वारा दान की गई, तो ये ब्रह्मदेय इसको कहते हैं। तो वो किस वैली में थी? वो कावेरी का जो वैली है, कावेरी घाटी है, वहां पर थे। बहुत सारी बस्तियां इस जमाने में उनकी बस गई। पालाज रूलर ओवर प्रेजेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये आपका ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स। तो पालाज रूल करते थे कहां पर? तमिलनाडु। ये सही है कि गलत है? पालाज कहां? पाल यहां पर है, तमिलनाडु यहां पर है, तो यहीं से गलत हो गया है, फॉल्स है। कल्हन कंपोज अ पोयम अबाउट रूलर्स ऑफ कश्मीर, तो ये ट्रू है, लेकिन इसको क्या करेंगे? एक्चुअली इन्होंने पोयम तो लिखी थी, लेकिन पोयम नहीं, ये बहुत बड़ा महाग्रंथ था, महाकाव्य था। मैं इसको दिखाना चाहूंगा आपको। ये आप देखते हैं रजत रंगिनी, इसको लिखा था किसने? कल्हन साहब ने। कल्हन से और कल्हन साहब ने इसमें बताया था जो वहां के कश्मीर के जो राजा थे उनके बारे में, और बकायदा क्रिटिसिज्म, आलोचनात्मक चीजें लिखी थी, जैसे प्रशस्तियों में तारीफ हुआ करती थी, इसमें नहीं थी ऐसा। चाहमानाज रूलर रूल्ड ओवर द रीजन्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, बिल्कुल सत्य है ये चाहमान है, ये दिल्ली अजमेर का इलाका दिख रहा है, ये राजस्थान है, ये दिल्ली है, अजमेर दिल्ली में ही आता है, तो चाहमान हो गया, बिल्कुल सही है, ट्रू। इन द मिड ऑफ 8th century दंती दुर्ग ओवरथ्रू दी चोला रूलर। ऐसा हुआ क्या? दंती दुर्ग ने 8वीं शताब्दी में चोला रूलर को उठा फेंका। बिल्कुल गलत है, ये गलत है। लैंड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ, एक्चुअली दंती दुर्ग जो थे ना, वो उसका नाम इस तरीके से आया है, ये है दंती दुर्ग। कई ऐसे लोग थे, ये जैसे मयूर शर्मन, कई ऐसे लोग थे जो बड़े बड़े सामंत बन गए या भूस्वामी हो गए, या वो क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण थे, लेकिन क्योंकि उनके पास सैन्य कौशल था तो अपने आप उन्होंने उसका उपयोग किया और फिर वो क्षत्रिय बन गए, वॉरियर बन गए, लड़ाके बन गए, और फिर बाद में उन्होंने राजा वगैरह बन गए, किंग, तो इसीलिए इनका नाम आया। तो ये तो गलत हो गया। लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल वॉज कॉल्ड पलिछंदम, गलत है ये, इसका उत्तर सही मुझे नहीं पता है, जो इनको पता है उसका उत्तर लिखिए, इसका मुझे नहीं पता क्योंकि चैप्टर में मैंने इसको देखा नहीं कहीं। लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, अच्छा, किसी छोटे पार्ट में जो
चैप्टर में एक छोटे छोटे डब्बों में दिया होता ना, उसमें दिया हो तो नहीं पता मुझे, लेकिन इसका उत्तर अगर आप देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स वर कॉल्ड देवदना। लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, तो ये तो ट्रू है। जो मंदिरों के लिए जगह दी जाती थी, जमीन दी जाती थी, उसको कहते थे देवदना। तो हमने कोशिश की जितने भी सवाल जवाब हैं इस चैप्टर के वो सब कवर कर ले, ताकि जब एग्जाम के लिए जाएं आप तो सब आपके दिमाग में क्लियर हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।